हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल साई मिलन कोचिंग क्लासेस। और मैं सचिन कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, रिट्स। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? आज्ञा पत्र या कानूनी आदेश। तो आज हम जानने वाले हैं कि रिट है वो क्या है, इसके मुख्य बिंदु क्या है, इसका महत्व क्या है, या आप कह सकते हो कि इसको क्यों जारी किया जाता है और इसके प्रकार। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रिट्स हैं ये कौन से आर्टिकल में? आपके आर्टिकल 32 में आते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर। अब हम बात करते हैं रिट क्या है। तो रिट्स आर द स्पेशल ऑर्डर इशूड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। किस जो स्पेशल आदेश निर्देश जो देता है, कौन? हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, उसको क्या बोलते हैं? रिट बोलते हैं। अभी इसका एक और चीज जान लो कि जो मैंने बताया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को कौन से अनुच्छेद में अधिकार प्राप्त है कि वो रिट जारी कर सकता है, आज्ञा पत्र जारी कर सकता है? वो आर्टिकल 226, अनुच्छेद 226। और सुप्रीम कोर्ट के पास है ये अनुच्छेद 32 में। ठीक है, तो ये आपके हो गए आदेश। और इसमें जो रिट है, इसमें क्या भी बताया जाता है आपको कि कौन सी चीज हमें करनी है और कौन सी चीज हमें करनी नहीं है, कि कानून के तौर पर कौन सी चीज गलत है और कौन सी चीज सही है। जो सही है वो चीज हम जारी रख सकते हैं, जो गलत है वो हमें रोकनी पड़ेगी। अब आगे वो करते हैं इसके रिट के मुख्य बिंदु। सबसे पहला है आधिकारिक आदेश, ऑफिशियल ऑर्डर। यह एक विधिवत मींस कानूनी रूप से जारी किया गया दस्तावेज होता है, न कि केवल एक सामान्य पत्र या अनुरोध। मींस ये एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है। ठीक है, ऑफिशियल ऑर्डर होता है जिसे कौन वो पास करता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ये नहीं है कि सिर्फ एक नॉर्मल सा आदेश पत्र हो। दूसरा है कानूनी प्राधिकारी द्वारा जारी। प्राधिकारी मींस अथॉरिटी, कानूनी अथॉरिटी इसको जारी करती है। इसे आमतौर पर न्यायाधीशों, जस्टिस या फिर कोर्ट्स या ऐसे अन्य आधिकारिक ऑफिशियल निकायों द्वारा जारी किया जाता है जिनके पास कानूनी शक्ति हो, कि वही इसको जारी कर सकते हैं जिनके पास क्या हो? कानूनी अधिकार हो, कानूनी शक्ति हो। कोई भी इसको जारी नहीं कर सकता है। क्रिया या निष्क्रियता का आदेश, जैसे हमने बताया था कि रिट हमें क्या बताते हैं कि कौन सा काम हमें जारी रखना है। ठीक है, जो कानून की नजर में सही होगा वो हम जारी रख सकते हैं, जो कानून की नजर में सही नहीं होगा वो हमें रोकना पड़ेगा। तो क्रिया, काम या निष्क्रियता का आदेश, कि जो काम हमें जारी रखना है, जो काम हमें रोकना है। रिट प्राप्तकर्ता को कोई विशिष्ट कार्य करने या किसी कार्य को करने से रोकने का आदेश देता है, कि जिसको रिट मिलता है तो ये बताता है कि ये काम आप जारी कर सकते हो। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने अगर अपना कोई काम शुरू किया है तो रिट के थ्रू पता चलता है कि अगर वो काम सही है तो वो जारी रखेंगे, अगर वो काम कानून की नजर में गलत है तो वहीं पे क्या करना पड़ेगा? वो रोकना पड़ेगा। रिट का इतिहास और उत्पत्ति, जैसे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिट्स हैं वो कहां से कॉपी किए गए हैं, तो इसकी जो अवधारणा का जो इतिहास है वो अंग्रेजी आम कानून से जुड़ा हुआ है। मीन्स हमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कहीं ना कहीं क्या किया है? कॉपी। और आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या भी कहा जाता है? बैग ऑफ बोरोइंग, मीन्स उधार का थैला। तो हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन रिट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से कॉपी किया है? अंग्रेजों से, ब्रिटेन से। अंग्रेजी आम कानून से जुड़ा हुआ है। अब भारत में इसका महत्व, रिट को जारी क्यों किया जाता है? तो देखो जो रिट्स है सबसे मेन क्या होता है? मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। क्या करते हैं? मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं, और इसी के लिए इसको जारी किया जाता है, यही इसका महत्व है। तो सबसे पहला देखो, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32, ये मैंने आपको पहले बता दिया, अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है, और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय मीन्स को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32। और हाई कोर्ट और या उच्च न्यायालय वो कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 226। अब नेक्स्ट देख लीजिए, न्यायालय का अधिकार। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन मतलब कि जो जिस चीज को फॉलो ना किया जाए के मामले में, या जहां पे हम रूल ब्रेक करते हैं के मामले में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने का एक संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। कॉमन सी बात है, हमारे पास आपको पता है कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। इनमें से कोई भी अगर मान लो से हमसे आजादी का अधिकार, समानता का अधिकार अगर हमसे छीना जाता है तो उसके लिए हम डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। कहां पर?
हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो ये हमारे पास राइट है। अदरवाइज और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें स्टेप बाय स्टेप जाना होता है कि पहले जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लोकल कोर्ट है, वहां पर, उसके बाद हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है इसके केस में हम डायरेक्ट अपील है वो हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए इसके महत्व। अब देखते हैं रिट्स के प्रकार। तो रिट्स हैं जो आज्ञा पत्र हैं वो कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। तो सबसे पहला वाला कौन सा है, अच्छा इसमें देखो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाने वाली रीट है। तो इसका ये भी ध्यान रखना, अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को करता है और अनुच्छेद 226 किसको करता है, उच्च न्यायालय को, मीन्स हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट। चलो इसमें देखते हैं। सबसे पहले क्या है, हबीज कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हबीज कॉर्पस अर्थ क्या है, शारीरिक रूप से प्रस्तुत करना। इसको थोड़ा सा पहले समझते हैं। जो हबीज कॉर्पस है इसमें क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को ये लगता है, किसी बंदे पर्सन को ये लगता है कि मुझे इलीगल तरीके से, अवैध रूप से क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, और या फिर उसको कारण नहीं पता है कि उसको गिरफ्तार क्यों किया गया है, तो इसमें फिर कौन सा रिट जारी हो सकता है, हबीज कॉर्पस। या परिवार के सदस्यों के लगता है कि भाई हमारी फैमिली के सदस्य को जिसको गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया गया है, उसको गलत तरीके से किया गया है, तो वो फिर क्या कर सकते हैं, इसकी मदद ले सकते हैं। और ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कौन सा रिट जारी करते हैं, हबीज कॉर्पस। अब इसमें उदाहरण देखो, इसको समझो। यदि किसी व्यक्ति को अवैध मतलब इलीगल तरीके से हिरासत में लिया गया है, तो यह रिट जारी कर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस व्यक्ति को अदालत में आदेश पेश करने का आदेश दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और भी हाई कोर्ट भी। मान के चलो कि ये कोई पर्टिकुलर पर्सन है और इसको इलीगल तरीके से अरेस्ट कर लिया गया है, या इसको पता ही नहीं है कि मेरे को अरेस्ट क्यों किया गया है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऐसे केस में क्या कहता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को आपको विद इन 24 आवर्स, किसमें, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। अगर मान लो उसका जो क्राइम है, अगर उसने सच में वो किया है, सही पाया गया, जिस चीज के लिए वो गिरफ्तार किया गया है, तो उसे क्या होगी, सजा होगी। लेकिन ये पाया गया कि इसको अवैध रूप से क्या किया गया है या गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है, तो फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, वहीं पे बरी कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा विद ड्यू रिस्पेक्ट। यूपीएससी संदर्भ में क्या है, पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लेने या किसी निजी व्यक्ति द्वारा उसे बंधक बनाने के मामले में इस रिट का प्रयोग किया जाता है। बच्चे से बताया कि पुलिस अलग गलत तरीके से उसको हिरासत में ले लेती है, अरेस्ट कर लेती है तब, और दूसरा अगर किसी का क्या कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है, किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है, तब भी कौन सा रिट जारी होता है, हबीज कॉर्पस। अब नेक्स्ट है आपका मंडमस। मंडमस मीन्स परमादेश, आदेश करना, कि हम आदेश देते हैं। तो देखो क्या आदेश देते हैं, उदाहरण से समझो। जब कोई सरकारी अधिकारी, कोई भी सरकारी अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिसर या ऑफिशियल या प्राधिकरण अपना कानूनी कर्तव्य नहीं निभाता, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट उसे कर्तव्य पालन करने का आदेश देने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। मान के चलो ये क्या आपको दिख रहा होगा, गवर्नमेंट ऑफिस है और यहां पर जितने भी अधिकारी बैठे हैं, अगर फॉर एग्जांपल इनमें से कोई भी या अगर अपनी ड्यूटी है वो प्रॉपरली नहीं कर रहा है, तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको आदेश देगा कि भाई आप अपना काम है वो अच्छे से कीजिए, अदरवाइज फिर आपके अगेंस्ट क्या होगी, कार्रवाई होगी। ठीक है। अब यूपीएससी संदर्भ में क्या कहता है भाई मंडमस के रिगार्डिंग या परमादेश, किसी सरकारी विभाग द्वारा बिना किसी उचित कारण के किसी आवेदन को खारिज करने पर यह रिट जारी कर दिया जाता है। कि मान के चलो मैंने किसी सरकारी विभाग में अपना आवेदन जारी किया, कोई फॉर्म फिल किया, ठीक है, उसके अंदर जितनी भी जो क्वालिफिकेशन दे रखी थी, जो क्राइटेरिया दे रखा था, तो वो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या हूं, सही फिट बैठता हूं। ठीक है, कि भाई ये क्राइटेरियाज है, ये क्वालिफिकेशन है, वो मैंने कंप्लीटली मतलब वो है, मैंने क्वालिफाइड हूं मैं उसमें। लेकिन बगैर मेरे को कारण बताए मेरे आवेदन को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो ऐसे केसेस में अगर मैं अपनी आगे याचिका दायर करता हूं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करता हूं, तो ऐसे में क्या होगा कि जो कोर्ट है वो आदेश जारी करेगा कि इसको बिना किसी उचित कारण के आवेदन को खारिज क्यों किया गया है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें कारण बताओ
मतलब दे हैव टू टेल द रीजन, कारण है उन्हें बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये आपके दो हो गए, इसमें हमने दोनों को कर रखा है। आगे अब और हम करते हैं एक बार। ये देख लीजिए, जो आपके आगे जो तीन प्रकार हैं वो हम डिस्कशन करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन कौन सा है? नेक्स्ट वन है प्रोहिबिशन। नेक्स्ट वन क्या है आपका? प्रोहिबिशन मींस मना करना, किसी चीज के लिए मना करना। तो इसमें एक बार, एक मिनट रुकिए, इसको इरेज कर लेते हैं हम। प्रोहिबिशन में क्या है? निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को ऐसे मामले में सुनवाई करने से रोकती है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। मान के चलो कि कोई केस ऐसा है जिसके ऊपर कोर्ट है, जो लोकल कोर्ट है वो उसके ऊपर सुनवाई कर रहा है, लेकिन वो केस उसके क्राइटेरिया से क्या है? बाहर है। तो ऐसे में भी क्या कर हो सकता है? जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है उसे रिट है वो जारी कर सकती है। इसका उदाहरण देखो, यदि कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर, देखो हर एक जो कोर्ट है उनके क्या कर रखे हैं भाई, एक क्राइटेरिया वो फिक्स कर रखा है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है कि वो डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग ये केसों की सुनवाई कर सकता है, हाई कोर्ट है वो अपने राज्य के लिए सुनवाई कर सकता है, ठीक है, जहां तक उसका दायरा बना सकता है। और सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है? वो स्टेट का मैटर हो तो भी कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का मैटर, वो भी कहां पे जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। या किसी पर्टिकुलर सिटीजन का सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मैटर है तो वो किस में जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो सबके क्या बना रखे? क्राइटेरिया बना रखे। तो यदि कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी ऐसे मामले की सुनवाई करने की कोशिश करती है तो उच्च न्यायालय प्रतिषेध की रिट जारी कर उसे ऐसा करने से रोकता है। तो जो उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी कर सकता है कि भाई ये जो केस है वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो आप इसके ऊपर सुनवाई नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा रिट जारी होता है? प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, मना करना। नेक्स्ट देखो कौन सा है? सर्टियोरेरी या उत्प्रेषण। अब इसमें क्या है? निचली अदालत किसी अवैध या गलत निर्णय को रद्द करने के लिए रिट जारी की जाती है, यह निचली अदालत के रिकॉर्ड को उच्च न्यायालय में मंगवाती है। इसने क्या कहा? निचली अदालत किसी अवैध या गलत निर्णय को रद्द करने के लिए रिट, अगर कोई ऐसे मामले में निर्णय सुना दिया कि जो क्या है? गैर कानूनी है, तो ऐसे केस में भी जो अपर जो कोर्ट है वो उसको क्या करती है? उसे ऐसा करने से रोकती है। या फिर उसके जो निचली अदालत का जो पूरा रिकॉर्ड है, बायोडाटा है, उस केस से रिलेटेड उच्च न्यायालय उससे मंगवाती है। उदाहरण देखो, यदि एक निचली अदालत ने किसी मामले में अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय दिया है, मींस कि एक ऐसे मैटर के ऊपर अपना फैसला सुना दिया, इसमें तो क्या कहा? प्रीवेशन में तो क्या है? कोशिश करती है, अगर कोशिश कर रही है तो उसको वहीं पे रोक दिया जाएगा। इसमें क्या है? इसमें क्या कह दिया? इसने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय दिया है कि ऑलरेडी वो डिसीजन सुना चुके हैं, तो उत्प्रेषण की रिट जारी करके उस निर्णय को रद्द किया जा सकता है। मींस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है वो निचली अदालत को रिट जारी करके और जो उन्होंने निर्णय सुना है उसको क्या कर देंगे? वो रद्द कर देंगे। भाई कि ऐसे मैटर के ऊपर आपने फैसला क्यों सुनाया जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मान लो दो राज्यों का अगर केस है, ठीक है, और वो हाई कोर्ट ने उसके ऊपर अगर फैसला सुना दिया तो फिर क्या होगा? उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या सुना सकती है? वो अपना जो फैसला है वो सुना देंगे कि भाई ये आपके अधिकार क्षेत्र से क्या है? बाहर है। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो क्या है? यह रिट किसी व्यक्ति से यह पूछने के लिए जारी की जाती है कि वह किस अधिकार से किसी सार्वजनिक पद को धारण कर रहे। फॉर एग्जाम्पल कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है और उसने गवर्नमेंटल ऑफिशियल कोई पोस्ट है, ठीक है, वो ज्वाइन की है, तो उसको ये रिट जारी हो सकता है कि भाई आपने जो ये ज्वाइनिंग करी है वो किस बेसिस पे करी है। उदाहरण देखो, यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से बैठा है तो अधिकार परीक्षा की रिट मींस क्यों वारंटो जारी करके उसकी नियुक्ति की वैधता की जांच की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेडिकल स्टोर है, फॉर एग्जाम्पल क्या है? कोई मेडिकल स्टोर है और उसके ऊपर अगर कोई मान लो
जो पर्टिकुलर पर्सन जो उसको रन कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि उसकी भी जांच पड़ताल है वो की जा सकती है कि जो ये मेडिकल स्टोर रन कर रहे हैं ये वही पर्टिकुलर पर्सन है या नहीं है जिसके नाम पर ये चल रहा है, जिसका ये लाइसेंस है। तो कई बार होता है कि स्टोर किसी का होता है, रन उसको कोई कर रहा होता है, तो ऐसे मामले में उसको क्या कौन सा रिट जारी किया जा सकता है, क्यों वारंट, और उसके अगेंस्ट वो कार्रवाई भी होगी। ठीक है, अगर वो उस पर्टिकुलर पद के लिए या जिस चीज को वो रन कर रहा है उसके लिए वो क्वालिफाइड नहीं है। तो अब इसमें एक और चीज है, अनुच्छेद 32 भारतीय न्यायपालिका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार केवल कागजों पर न रहे बल्कि ये वास्तव में सुरक्षित रहे। तो मैंने एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मींस जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर ये फंडामेंटल राइट अगर आपके पास नहीं है, आर्टिकल 32 अगर आपके पास नहीं है, तो बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स है उनका कोई भी औचित्य नहीं है, वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि प्रोटेक्शन का जो मेन काम करता है वो कौन सा करता है, अनुच्छेद 32। और ये एश्योरिटी दिलाता है या यह सुनिश्चित करता है कि वो जो अधिकार जो मिले हैं वो केवल रिटर्न में ना हो, कागजों में ना हो, वो प्रैक्टिकल रूप से भी या रियल लाइफ में भी वो होने चाहिए। तो ये आपके क्या थे, रीड्स थे। आई होप आपको ये जो मैंने टॉपिक करा है वो अच्छे से समझ आया होगा।